प्रिय विद्यार्थियों, मैं दिग्विजय आज का अपना व्याख्यान मानव स्पर्म के ऊपर रहेगा। यह माइक्रोस्कोपिक टेडपोल की आकृति का हैप्लॉइड फ्लैजिला युक्त और गतिशील होता है। यह अपन ने स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस वाले भाग के अंदर देखा था। इस डायग्राम के अंदर जो चित्र आपके सामने है, इसके अंदर मैंने इसको पूरा जो आपको थ्योरी करनी है उसका चित्र के रूप में पूरा समझाने का प्रयास किया है। सबसे पहले ये 4 भागों में विभाजित होता है। सबसे अग्र भाग इसका हेड कहलाता है। बहुत छोटा सा इसका नेक रीजन होता है। बीच का बड़ा हिस्सा जो मिडल पार्ट होता है और पश्च जो सबसे लंबा हिस्सा होता है वो होता है इसकी पूंछ, जिसे हम टेल कहते हैं। इसकी साइज की बात करें तो ये लगभग औसतन 50 माइक्रोमीटर अर्थात 0.05 मिलीमीटर की लेंथ का होता है। इन 4 हिस्सों में बांटने के बाद में जब अपन हेड रीजन की बात करें, सबसे पहले शीर्ष वाले रीजन की, तो सबसे पहले अपने को एक्रोसोमल कैप पाई जाती है। उसके नीचे एक्रोसोम पाया जाता है। एक बार जो संरचनाएं पाई जाती है उसके बारे में चर्चा कर लें, उसके बाद में एक एक के बारे में डिटेल में अपन बात करेंगे। इस एक्रोसोम के नीचे कंडेंस्ड फॉर्म में इलोंगेटेड न्यूक्लियस पाया जाता है। उस न्यूक्लियस के पश्च भाग में खांच होती है। उस खांच के अंदर सेंट्रियोल पाया जाता है। स्पर्मेटिड में जब सेंट्रियोल का विभाजन होता है तो अपने को 2 पुत्री सेंट्रियोल प्राप्त होते हैं, एक प्रॉक्सिमल और एक डिस्टल, दूरस्थ और समीपस्थ। तो जो समीपस्थ वाला होता है वो उस खांच के अंदर स्थित होता है। उसके जस्ट नीचे जो गर्दन का भाग है, इसका नेक रीजन, उसके अंदर ये डिस्टल सेंट्रियोल पाया जाता है। जो मिडिल पीस है, इस डिस्टल सेंट्रियोल के अंदर से एक्सियल फिलामेंट निकलता है जो पूंछ से होता हुआ पूरे शरीर के अंदर, अग्र भाग हेड को छोड़ दो, उसके बाद में नीचे की ओर पूंछ से होते हुए आखिरी सिरे में भी बाहर निकला हुआ ये एक्सियल फिलामेंट पाया जाता है। इस एक्सियल फिलामेंट के चारों तरफ स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रियाज पाए जाते हैं और बाकी के सारे स्ट्रक्चर्स साइटोप्लाज्म सहित ये सारे डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं। साइटोप्लाज्म में बहुत कंडेंस्ड फॉर्म के अंदर मैनचिटी के रूप में यहाँ पाई जाती है। ध्यान रहे, ये पूरा जो स्पर्म है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा आश्रित रहता है। पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सिर्फ जो पूंछ का पश्च भाग है उसके अंदर ये एक्सियल फिलामेंट बाहर निकला रहता है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी। और जहाँ ये मिडिल पीस ख़त्म होता है वहाँ पर रिंग सेंट्रियोल पाया जाता है और उसके नीचे पूरे में पूंछ है और पूंछ के बीच में एक्सियल फिलामेंट है। अब अपन एक एक की बात करते हैं। एक्रोसोम, जो सबसे अग्र हिस्सा एक्रोसोम बताया था, इसको एंजाइमेटिक नाइफ, छुरी भी कहते हैं, एंजाइम युक्त छुरी जैसा इसका कार्य है। इसका कार्य होता है कि जब स्पर्म ओवम के विभिन्न झिल्लियों और परतों को चीरता हुआ इस न्यूक्लियस और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल को उस ओवम के अंदर प्रवेश कराना, तो इसलिए ये एक छुरी का काम करता है। इसके अंदर पाए जाने वाले एंजाइम्स को स्पर्मलाइजिन्स कहते हैं। अर्थात इसमें जो मैंने 3 उदाहरण के तौर पर आपके सामने रखे हैं, एक है
हाइलुरोनिडेज, जोनालाइसिन, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स। इस प्रकार इसमें कई सारे एंजाइम्स होते हैं जिनको अपन संयुक्त रूप से स्पर्मलाइजिन्स कहते हैं। इसको अस्त्रित किए हुए गीलिया होती है, उसके जस्ट नीचे लंबवत इलोंगेटेड आकृति का न्यूक्लियस पाया जाता है जो बहुत ही कंडेंस्ड फॉर्म में होता है। इसमें बाकी सब चीज़ें हट जाती है, मात्र अनुवांशिक डीएनए और कुछ बेसिक प्रोटीन्स पाए जाते हैं। बाकी इसका जल कंटेंट है, इसमें आरएनए है और विभिन्न प्रकार के हिस्टोन्स और प्रोटीन्स होते हैं, वो सब इससे अलग कर दिए जाते हैं और सिर्फ अनुवांशिक पदार्थ वो कंडेंस्ड फॉर्म में इस न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। आप इस न्यूक्लियस का डायग्राम देखेंगे तो न्यूक्लियोलस तक भी इसमें अपने को नहीं दिखाई देगा, उसको भी अपन ने इस दौरान बनते हुए डिस्कार्ड कर दिया जाता है। इसके जस्ट नीचे जो खांच होती है उसमें प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, समीपस्थ सेंट्रियोल पाया जाता है। ये समीपस्थ सेंट्रियोल और न्यूक्लियस दोनों अंडे के अंदर प्रवेश करते हैं, बाकी कोई स्ट्रक्चर नहीं करता है, ये मात्र दो चीज़ करते हैं। जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, इसका कार्य क्या है, मैंने यहाँ लिखा है स्पिंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग फर्स्ट जाइगोटिक डिवीजन। कई किताबों में विदलन का कार्य करता है या विदलन को ये शुरू करता है। तो इसका अगर और अपन डिटेल में जानना चाहे तो ये फर्स्ट जाइगोटिक डिवीजन जो क्लीवेज होता है उसके स्पिंडल फॉर्मेशन का कार्य ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल करता है। उसके नीचे नेक रीजन के अंदर अपन देख रहे हैं कि डिस्टल सेंट्रियोल है। इस डिस्टल सेंट्रियोल से एक्सियल फिलामेंट निकलता है जो पूरा लंबवत इसके मध्य भाग से होता हुआ टेल के पश्च सिरे से भी बाहर निकला रहता है। जैसा अपन ने शुरू में कहा कि इसको ओवम तक पहुंचने के लिए इसको मोटाइल होना पड़ता है, इसको गतिशील होना पड़ता है। तो ये जो पूंछ है ये एक्सियल फिलामेंट के माध्यम से इसको चलायमान बनाती है। एक्सियल फिलामेंट का जो स्ट्रक्चर होता है, जब इसका अनुप्रस्थ काटते हैं तो अपन 9+2 अरेंजमेंट दिखता है। 9+2 अरेंजमेंट को अगर समझना चाहें तो मैंने डायग्राम बनाया कि मध्य भाग में 2 सेंट्रल ट्यूब्यूल्स पाए जाएंगे और परिधि पर अपने को 9 पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स पाए जाएंगे, इसलिए इसको 9+2 अरेंजमेंट कहते हैं। अब आता है इस एक्सियल फिलामेंट के चारों तरफ माइटोकॉन्ड्रियाज स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं। अब ये अरेंजमेंट स्पाइरल क्यों होता है इसको भी अपने को समझना चाहिए। ये सबसे अच्छा अरेंजमेंट है जिसमें अधिकतम माइटोकॉन्ड्रियाज इसके अंदर इस अरेंजमेंट के माध्यम से इसके अंदर रखे जा सकते हैं, इसलिए ये स्पाइरल अरेंज्ड होता है। कार्य क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का, इसको ऊर्जा प्रदान करना और गतिमान बनाना। ऊर्जा किसके लिए कि इसको गतिमान बनाना है, इसलिए इसको ऊर्जा का संचय सारा यहाँ पर होता है। कई किताबों में निबंकन भी यहाँ पर लिखा हुआ होगा, ध्यान रहे। अपना जितना भी परिवर्धन जैविकी का कार्य है उसमें प्रायोगिक जानवर के रूप में हमने ड्रोसोफिला का इस्तेमाल किया है। तो इंसेक्टा ग्रुप के अंदर जितने भी जीव होते हैं इनके अंदर ये विशेष प्रकार की नेबुनकन पाई जाती है, जबकि मनुष्य के अंदर ये नेबुनकन नहीं पाई जाती। इसलिए मैंने विशेष इंगित किया है कि कई किताबों में भूलवश ये नेबुनकन भी लिखा रहता है यहाँ पर लेबलिंग के रेखांकन करते हुए, लेकिन ये नेबुनकन सिर्फ इंसेक्ट्स में पाए जाएंगे। उसके बाद में आती है मैनचिटी। मैनचिटी जैसे मैंने कहा ये बाकी सब फालतू का जो भी सामान होता है जो इस दौरान में आवश्यकता नहीं होती, फालतू हम नहीं कह सकते किसी को भी, हर एक चीज़ का अपना अपना कार्य होता है, लेकिन यहाँ पर उनकी आवश्यकता नहीं होती। तो एक बिल्कुल कंडेंस्ड छोटे से एक रेमिनेंट अवशेष के रूप में पाई जाने वाली साइटोप्लाज्म उसको मैनचिटी कहते हैं, जो यहाँ मिडिल पीस के अंदर है। और आखिर के अंदर मिडिल पीस खत्म होता है, वहाँ पर रिंग सेंट्रियोल पाया जाता है, पूरे के अंदर इसके अंदर टेल पाई जाती है। ये इसकी आकृति है, पूरी आकृति मैंने पूरे विवरण से आपको समझाने का प्रयास किया है। अब आता है एक सिंगल इजैकुलेशन जब होता है तो उसमें लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स एक बार में निकलते हैं। इनमें से ऐसा मानते हैं कि 60% नॉर्मल शेप और साइज के आकार और उसके होने चाहिए, और इन 60 में से भी 40% ऐसे होने चाहिए
जो कि रिग्रेस बहुत तेज गति से मूवमेंट कर सके, तब जाकर निषेचन की क्रिया सफलतापूर्ण संपन्न होती है। एक स्पर्म 1 घंटे में 0.2 मीटर्स अर्थात लगभग 8 इंच का रास्ता तय करता है। एक स्पर्म इजैकुलेट होने के बाद में अर्थात मादा जनन तंत्र के अंदर पहुंचने के बाद में मात्र 24 घंटे तक वाइबल रहता है। वाइबल का अर्थ है निषेचन करने सक्षम, जिंदा रह सकता है लेकिन उसमें मूवमेंट नहीं होगा तो वो निषेचन करने के लिए सक्षम नहीं होगा। फिर कुछ एक टर्म्स मैंने लिखे हैं, 4 टर्म्स मैंने लिखे हैं यहाँ पर, ओलिगोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया, एस्थेनोस्पर्मिया और टेरेटोजूस्पर्मिया। इनका एक एक का ये आपको डेफिनेशन के रूप में इनसे आपसे पूछा जा सकता है। ये टर्म्स हैं, ये बीमारियों से संबंधित है, इनके बारे में बताइए। ये सारे मेल फर्टिलिटी के इश्यूज हैं। तो सबसे पहला जो है, जब स्पर्म काउंट, जैसे मैंने कहा 200 से 300 मिलियन होती है एक इजैकुलेट में, जब ये 20 से कम हो जाए तो उसको ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। और यही काउंट अगर 0 हो जाए तो उसके अंदर सिर्फ उस स्पर्म के अंदर, सीमेन के अंदर स्पर्म काउंट निल होगा, कोई भी स्पर्म उस स्पीमेन में नहीं होगा। एस्थेनो, जब स्पर्म की मोबिलिटी, उसका जो गतिमान है वो गति कम हो जाती है, उसको एस्थेनोस्पर्मिया कहते हैं। और कंप्लीट एस्थेनोस्पर्मिया के अंदर 100% इमोटिव, यानी उनमें किसी भी प्रकार की गति नहीं होती, तो अर्थात ये निषेचन करने योग्य नहीं रहते। और लास्ट में मैंने जो नाम दिया है टेरेटोजूस्पर्मिया, टेरेटो हम जानते हैं एबनॉर्मल, असामान्य, तो जब उनका शेप जो सामने बताया है उससे हटकर कुछ हो, अलग हो, तो वो टेरेटोजूस्पर्मिया में आते हैं। मैंने 2-3 डायग्राम भी बनाए हैं, या तो उसके 2 फ्लैजिलम होंगे या 2 सर होंगे या उसके फ्लैजिला मिसिंग होगी। अब आता है टाइप्स ऑफ स्पर्म्स, स्पर्म्स के प्रकार, शुक्राणु के कितने प्रकार हैं। तो 2 प्रकार से अपन इसको विभाजित कर सकते हैं। एक है उसके आकार के हिसाब से और दूसरा है उसमें आनुवांशिक पदार्थ के हिसाब से। जब आकार के हिसाब से करते हैं तो 2 प्रकार के अपने को देखने को मिलते हैं, एक फ्लैजिलेटेड काशाब युक्त, एक बिना काशाब के। काशाब युक्त तो अपने अभी मनुष्य वाला पढ़ा ही है, ज़्यादातरों में एक प्रकार का पाया जाता है, लेकिन कईयों के अंदर, एक फिश का मैंने उदाहरण देकर आपके सामने रखा है, टोड फिश है, जिसके अंदर सामान्य परिस्थिति में भी 2 काशाब पाए जाते हैं। कई से जानवर हैं, एस्कैरिस है, क्रस्टेशियंस है, जितने भी, उनमें काशाब अनुपस्थित होता है, लेकिन फिर भी वो अनुपस्थित होने के बाद में भी वो सक्षम होते हैं निषेचन करने के लिए। और वो जिस प्रकार अमीबा का मूवमेंट होता है उस प्रकार से अमीबॉइड मूवमेंट के माध्यम से ये मादा जनन तंत्र के अंदर चलकर निषेचन की क्रिया करते हैं। इसके बाद में आता है आनुवांशिक पदार्थ के हिसाब से 2 प्रकार के हैं, एंड्रोस्पर्म जिसके अंदर नर आनुवांशिक पदार्थ है और गाइनोस्पर्म जिसमें मादा आनुवांशिक पदार्थ है। ध्यान रहे, जब अपन ने स्पर्मेटोजेनेसिस किया था, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जब स्पर्मेटेड बनाता है तो 4 बनाता है वो। सेकेंड मियोटिक डिवीजन जो होता है उसके अंदर ये 4 स्पर्मेटेड बनाता है, गोल आकृति के। 4 कौन से होंगे वो मैंने इस डायग्राम में XY लिखा है। अब ये चारों जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, स्पर्मियोजेनेसिस होता है, स्पर्म बनते हैं, तो जो X युक्त है स्पर्म, जिसका आनुवांशिक पदार्थ X वाला है, वो तो कहलाता है एंड्रोस्पर्म, और जो Y वाला होता है वो गाइनोस्पर्म। इसी प्रकार से मैंने अगला चित्र आपके सामने रखा है, वो दोनों बताता है, एक तो बता रहा है काशाब युक्त और एक जिनमें काशाब अनुपस्थित है। और ये विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ आपके सामने दर्शाता है कि किस प्रकार से अलग अलग तरह के ये स्पर्म्स इस प्राणी जगत में पाए जाते हैं, उनका चित्र है। धन्यवाद।